दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस का। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है छत्तीसगढ़ निर्माण का पूरा श्रेय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले शहीद नेता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट जारी। तो खबरें विस्तार से। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है छत्तीसगढ़ निर्माण का पूरा श्रेय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के निर्माण और विकास को लेकर बड़ी बात की। गृह मंत्री शाह द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर परिसर का शिलान्यास किया गया और NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज का दिन छत्तीसगढ़ की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इसे आधुनिक बनाने के लिए 3 नई पहल की जा रही है। एक नवा रायपुर में आज राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर की नींव भी रखी गई। छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर महोदय और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण कुमार साव जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री तपन डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ डॉक्टर S.O. जुनारे जी, परिसर निर्देशक NFSU गांधीनगर और आज यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ के सभी जनप्रतिनिधिगण, NFSU के विद्यार्थीगण और अन्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक आज स्वागत करता हूं। ये मीडिया वाले जरा जितना हो सके उतना सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा भैया, आपकी फ्रेम में ही आऊंगा मैं, बैठ जाइए। आज छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही। एक तो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक NFSU का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अभी अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई
उसमें 5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ढेर सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आ रही है, परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। कोई बाहर से यहां आकर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी, मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद MSME उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा, इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। स्टार्टअप बन जाने के बाद इसके मार्केटिंग और अनुबंध जैसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल व्यवस्थाओं में भी ये आई हब मदद करेगा। कई बार युवा मौलिक सोच के आधार पर स्टार्टअप बनाता है, उसको बहुत अनुभव नहीं होता है और अपने विचार को जब पूंजी की जरूरत होती है तब ऐसे अनुबंध करता है, जिससे आने वाले दिनों में इसका जो पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती है, युवा के खुद को सशक्त बनने की आर्थिक रूप से वो निरस्त हो जाती है। तो उसका मार्केटिंग और अनुबंध करने की तज्ञता और मार्गदर्शन, ये सभी एक ही सेंटर से बनेगा। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है। गुजरात में आई हब बना है, विजय भाई इसकी मुलाकात कर आए, उन्होंने देखा होगा। मेरे देखते देखते कुछ ही साल में कई स्टार्टअप आज दुनिया भर में नाम निकाल कर आए हैं और वो लड़के बहुत कम आयु में बहुत बड़ा काम कर पाए हैं। मैं आशा करता हूं यहां पर भी ऐसी शुरुआत होगी और इसके लिए जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो आई हब एक नींव बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, ये अटल जी का शताब्दी वर्ष। मैं छत्तीसगढ़ विगत 11 सालों से आता हूं। छत्तीसगढ़ में मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ को बनाने का पूरा श्रेय हमारे नेता श्रद्धेय अटल जी को जाता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया था। और अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को संवारने का पूरा श्रेय अभी के प्रधानमंत्री और देश के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के जा। और छत्तीसगढ़ सरकार अपना 25वां वर्ष भी मना रही है स्थापना का, और वो वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और उस वक्त अटल जी के नाम पर आज ये चारों शुरुआत हो रही है, वो छत्तीसगढ़ के लिए शुभांकर साबित होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, छत्तीसगढ़, आज रमन सिंह जी भी यहां बैठे हैं, इन्होंने नींव डालने के बाद मैं नया रायपुर देखने के लिए आया था। जब मैं नवा रायपुर देखा तब मुझे लगता था कि रमन सिंह जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ नवा रायपुर की नींव डाली है। और आज
नवा रायपुर को पलते बढ़ते पनपते देख रहा हूं, मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा, इसका मुझे विश्वास है। पिछले 1.5 सालों में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है, मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मनपूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा भी करेंगे, उससे अधिक भी आपकी सहायता करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। मित्रों, आज यहां पर एनएफएसयू का जो कैंपस बनने जा रहा है वो 145 करोड़ के खर्च से बनेगा और सीएफएसएल 123 करोड़ के खर्च से बनेगी। कुल मिलाकर दोनों 268 करोड़ के खर्चे से फॉरेंसिक साइंस के उच्चतम संस्थान अब नवा रायपुर में आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए भूमि भी दी है। R&D का केंद्र भी यहां बनेगा और अस्थायी परिसर के अंदर 180 युवा अभी से ही इसकी शिक्षा चालू कर पाएंगे। एनएफएसयू के ट्रांजिट परिसर के अंदर ही वर्ष 25-26 से एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी मनोविज्ञान और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कोर्स इसी वर्ष से चालू हो जाएंगे। एनएफएसयू के परिसर में
फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डीएनए, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक, ये सारे कोर्स पढ़ाने की शुरुआत होने वाली है और इसको एक संपूर्ण परिसर के अंदर हम 3 साल में परिवर्तित करेंगे, जिससे फोरेंसिक साइंस से जुड़ा हुआ हर एक कोर्स मेरा छत्तीसगढ़ का युवा यहां से सीख कर जाएगा। और मैं आज युवाओं को कहने आया हूं, आप भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। यहां पर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, 4 रीजनल लेबोरेटरी है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में, और अब सीएफएसएल भी आ जाएगी। इससे हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अब किसी को अन्य राज्य में भी नहीं जाना पड़ेगा और दिल्ली भी फोरेंसिक नमूनों को जांच के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जांच नवा रायपुर अटल नगर में ही हो जाएगी। और युवाओं के लिए, जैसा मैंने कहा, रोजगारी का और पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा मौका यहीं पर चालू हो जाएगा। मित्रों, छत्तीसगढ़ के अंदर ये 3 कानून जो नए आपराधिक कानून बने हैं, उसको लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं मानता हूं, क्योंकि पूरी प्रोसेस से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं मानता हूं ये तीनों आपराधिक कानून पूर्णतया लागू होने के बाद हमारे देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुई एफआईआर 3 साल में फरियादी को और विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की सुनिश्चितता करेगा। 3 साल से ज्यादा न्याय में देरी नहीं होगी। ये 3 कानून लागू होने के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी और हम एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग में प्रवेश करेंगे। आधुनिक, त्वरित और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली बनाने का ये 3 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों से हमने काम किया है। मित्रों, मोदी जी का विजन बड़ा स्पष्ट है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें न्याय भी समय पर मिले वो लक्ष्यों में शामिल है। वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये तीनों चीजें हमें बहुत मदद करेगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, एक जमाना था जहां अनुभूति या आभासन पर, कल्पना पर न्याय की दलीलें होती थी, साक्ष्य पर आधारित दलीलें होती थी। मगर मेरा मानना है जहां प्रमाण होता है, साइंटिफिक एविडेंस होता है, वहीं सटीक परिणाम आता है। और मैं मानता हूं कि एफएसएल की मदद से हमारा सजा कराने का दर कुछ ही सालों में विश्व के सबसे ज्यादा सजा कराने का दर वाले देशों में हमें शुमार कर देगा। और 160 साल पुराने एक कॉलोनियल कानून को समाप्त कर हम जो नए कानून लाए हैं उसमें हमने अनिवार्यता कर दी है कि 7 साल से ज्यादा सजा जिस अपराध में है वो सभी अपराध के स्तर पर फोरेंसिक साइंस की टीम की विजिट कंपलसरी करी है। यही बताता है
कि कितनी अपार संभावनाएं फॉरेंसिक साइंस की हमारे देश में बढ़ी हैं। पुलिस की जांच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक साक्ष्य, वीडियोग्राफी और पूछताछ के दरमियान डिजिटल रिकॉर्डिंग, ये सभी हमने तय किया है। लगभग 30 से ज्यादा जगहों पर समय मर्यादा को बांधकर न केवल पुलिस, इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन और न्याय प्रक्रिया को भी समयबद्ध न्याय देने के लिए हमने एक रास्ता खोल कर रखा है। इसके साथ साथ 100% मतलब 17,184 पुलिस थानों में CCTNS तैनात कर दिया है और इसके माध्यम से इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग राज्य के गृह मंत्री और राज्य के DGP अपने टेबल पर बैठकर कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले दिनों में हमारी पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए और इसको बचाने के लिए होने, कानून को त्वरित गति से कानून के माध्यम से न्याय देने में हमें इससे मदद मिलेगी। मित्रों, NFSU अपने स्थापना के बहुत कम समय के अंदर अब 16 परिसर, जिसमें 7 स्थापित है, 9 स्वीकृत है और 10 अतिरिक्त परिसर संभावित है, प्रस्तावित है। मतलब देश के 26 बड़े स्थानों पर NFSU की हम उसका विस्तार करने वाले हैं और ये पूर्णतया विकसित होने के बाद मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में 32,000 फॉरेंसिक विशेषज्ञ हर साल निकलेंगे और हमारी जरूरियात हर साल 30,000 से ज्यादा नहीं है। तो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भी हम देश को आत्मनिर्भर करेंगे। और मित्रों, आज अभी एक सर्वेक्षण कल ही मुझे किसी ने भेजा है, वैश्विक फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का मार्केट 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो 13% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ लगभग 2036 तक 55 बिलियन US डॉलर का होगा। और उसमें भारत के हिस्से की 9% की कल्पना वो सर्वेक्षण में की है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे युवाओं को यहां से इसके माध्यम से एक्सप्लोर करने की बात मिलेगी। छत्तीसगढ़ में निफ्ट, नया रायपुर में IT पार्क, भारत की शिक्षा परंपरा के अनुरूप 20 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी लाइब्रेरी और AI डेटा पार्क नया रायपुर में बन चुका है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेटा सेंटर को समर्पित है और इसके साथ साथ 158 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है। IT, AI, फार्मा, स्टील, बिजली उत्पादन, ये सब क्षेत्रों के अंदर के सभी वासियों को ये चारों इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ शासन का भी भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले शहीद नेता, बोली बांसुरी स्वराज। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वतंत्र भारत का पहला शहीद नेता बताया और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा था कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 झंडे नहीं हो सकते। वह हमेशा कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि आज हम संकल्प लेते हैं कि हम अखंड भारत के उनके सपने को साकार करेंगे और उनकी विचारधारा को आत्मसात करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। मत उठाना। हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय संगठन मंत्री जी से भी आग्रह है कि कृपया आकर के अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति अर्पित करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति। आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली की लोकसभा सांसद, माननीय सांसद, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदरणीय जोगेंद्र चांद अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद आज बलिदान दिवस पर यह जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनको आजाद भारत का पहला। बढ़ते अगली खबर क्यों। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बांटी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट की चाबी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वप्न निकेतन फ्लैटों का हस्तांतरण करते हुए लाभार्थियों को फ्लैट की चाबियां वितरित की। साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। सीएम फडणवीस ने आज आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने की खुशी साझा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और सुगम आवास मुहैया कराना है। मुख्यमंत्री के इस कदम को लोगों में काफी सराहना मिल रही है। इससे आवास की समस्या से जूझ रहे कई परिवारों को राहत भी। इसके बाद नीता चरण उइके बढ़ते अगली खबर क्यों। नीलांबुर उपचुनाव मतगणना केंद्र पर सुरक्षा कड़ी। केरल के नीलांबुर उपचुनाव की मतगणना से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने मतगणना केंद्र के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। नीलांबुर उपचुनाव के मतगणना केंद्र पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र के बाहर पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। मतगणना से पहले उठाए गए ये कदम राजनीतिक दलों और प्रशासन के लिए तनाव को कम करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम माने जा रहे हैं। बढ़ती है अगली खबर क्यों। नशे के खिलाफ लड़ाई अकेले पुलिस की नहीं। देवेश चंद्र श्रीवास्तव। स्पेशल क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई अकेले पुलिस की नहीं है। हमें जनता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और ड्रग कंट्रोल विभाग जैसे सभी विभागों के सहयोग की जरूरत है।
हम सब मिलकर नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उपराज्यपाल ने हमें 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली का विजन दिया है। इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया है और आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर इस बुराई के खिलाफ काम करेगी। जो जन जागरूकता का अभियान है ये। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को परिवार का सदस्य मानते हैं हम। ऑपरेशन सिंधु से लौटे फजल अब्बास का बयान। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों में से एक लखनऊ के फजल अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। फजल अब्बास ने कहा है कि मैं लखनऊ से हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सुनते थे कि पीएम मोदी सभी को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया है। उन्होंने हमें ईरान के कोने कोने से बचाया और वापस घर ले आए। फजल अब्बास ने अपने अनुभव साझा करते बताया कि ऑपरेशन सिंधु ने भारतीयों को संकट की इस घड़ी में कैसे एकजुट किया। मेरा नाम फजल अब्बास है सर। कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। हम सुनते थे कि मोदी जी अपने पूरे इंडियन को सब अपना घर का मानते हैं। आज हमें फील भी हो गया कि मोदी जी सच में जो है जो भी उनके देशवासी है सबको अपना घर का मानते हैं और हमें अच्छे से 5 स्टार सर्विस के साथ में पूरे ईरान से कोने कोने से रेस्क्यू किया और लाके अपने देश की धरती पर उतार दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रणनीति बनाने का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस दौरान पार्टी की रणनीति बनाने और सरकार की विफलताओं पर चर्चा करने की जानकारी दी है। दीपक बैज ने कहा है कि हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में रहेंगे। वह प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद रहेंगे। हम सरकार की विफलता पर चर्चा करेंगे और आगामी मुद्दों के लिए रणनीति बनाएंगे। तो वही सचिन पायलट के इस दौरे को कांग्रेस की आगामी राजनीतिक तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ दौरे पे रहेंगे 2 दिन के लिए और 2 दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विभिन्न बैठकों में उपस्थित रहेंगे 23 तारीख को और 24 को। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो और सरकार की नाकामियों के खिलाफ में लगातार हमारी बैठक 2 दिन की रहेगी और रणनीतियां बनेगी कि आगामी मानसून सत्र के लिए और मानसून सत्र के बाद कांग्रेस को के लिए कम से कम एक रोड मैप हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर तैयारी करेंगे। सर देश की बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि। अनुच्छेद 370 हटाकर दी गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में एक संविधान और एक प्रधान की सोच को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई है। ऐसा हर साल किया जाता है, लेकिन अगर देश के महानायक को सही मायनों में श्रद्धांजलि दी गई है तो वह पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर की। देश में केवल एक संविधान चलेगा। आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। जिस दिन ये तय हुआ तो इस महानायक की पुण्य आत्मा को हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब तो केवल उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में ही हमें चल करके काम करना है, जिसका आधार होगा राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं बहुत दिल्ली की जनता को साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाली सरकार को आपने चुना और उसी नियम के तहत हम काम करेंगे। माता की वंदे वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी अमर रहे। फ्लैश मत उठाना। हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, आदरणीय संगठन मंत्री जी से भी आग्रह है कि कृपया आकर के अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति अर्पित करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति, आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, सुश्री बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली की लोकसभा सांसद, माननीय सांसद, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदरणीय जोगेंद्र चांद क्या कर अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद आज बलिदान दिवस पर यह जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के विसावदर उपचुनाव की मतगणना शुरू। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह से शुरू हो गई है। यह उपचुनाव 16 जून को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था और अब सबकी निगाहें परिणाम पर टिकी हुई है। जूनागढ़ के मतगणना केंद्र से लगातार अपडेट मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और चुनाव आयोग की निगरानी में मतगणना प्रक्रिया जारी है। इस उपचुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। भाजपा से किरीट पटेल, कांग्रेस से नितिन रनपारिया और आम आदमी पार्टी से गोपाल इटालिया मैदान में। तीनों ही दलों ने आक्रामक प्रचार किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, संजय लाखे ने छोड़ी शिवसेना यूबीटी। उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। धीरे धीरे उनके मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं। अब सुधाकर बड़गुजर के बाद शिवसेना यूबीटी के सचिव संजय लाखे पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना यूबीटी के सचिव संजय लाखे पाटिल ने पार्टी छोड़ने के कारणों को बताते हुए कहा है कि वे जालना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले साल कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए संजय पाटिल का दावा है कि उन्हें पार्टी में शामिल करते समय वादा किया गया था कि उन्हें जालना सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया था कि सांगली के बदले जालना सीट हमारे पास रहेगी, लेकिन संजय राउत ने अपने निजी एजेंडे के तहत ऐसा नहीं होने दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1713 भारतीयों की सुरक्षित वापसी। ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार का राहत अभियान ऑपरेशन सिंधु पूरी ताकत से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि अब तक 1713 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा चुका है। रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर बताया कि 22 जून को रात 11:30 बजे मशहद से एक विशेष उड़ान नई दिल्ली पहुंची, जिसमें 285 भारतीय नागरिक सवार थे। विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर सभी की अगवानी की। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत के निकासी प्रयास लगातार जारी है। ये शहजाद अली जाफरी है, रहने वाला बॉम्बे का ही हूँ और ईरान में जियारत के लिए गए थे। हमारा ग्रुप लेके आए थे सब लोग और मैं वहीं काम करता हूँ, 3 साल से वहीं रुका हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत अच्छी
हम सबको हिम्मत बढ़ाई और हम लोग आज उनकी वजह से यहाँ पर हैं। सारी लोगों ने हिम्मत भी बताई, सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया। जैदी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे भाई, और एम्बेसी का शुक्रिया अदा करेंगे, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करेंगे, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे अभी रुको उनको। अच्छा मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में भारी बारिश का असर, जामनगर का रंजीत सागर बांध ओवरफ्लो। गुजरात में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। जामनगर में लगातार हुई बारिश के बाद रंजीत सागर बांध ओवरफ्लो हो गया। जामनगर क्षेत्र में बीते 24 घंटों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जिसके चलते रंजीत सागर बांध का जलस्तर अपनी अधिकतम सीमा को पार कर गया और बांध से पानी का बहाव शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आसपास के गांवों को अलर्ट किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है। આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ જે ખેડૂતો છે ખેડૂતોની ખેતીને આ પાણી છે તે સિંચાઈ માટે ઉપયોગી નીવડે છે, ત્યારે સૌપ્રથમ વરસાદમાં રણજીત ડેમ ભરાતા જામનગર વાસીઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कैसे और क्यों फंसे नेपाल के लोग, 32 को बचाया गया।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से पुलिस ने बंधक बने 32 नेपाली युवकों को रिहा कराया है। इस बात की जानकारी रविवार को एक पुलिस अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा है कि युवकों ने बताया है कि आरोपी उन्हें नौकरी के बहाने नेपाल से भारत लाया था और बाद में उन्हें बंधक बना लिया गया। इस अपराध में संलिप्त 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत में नेपाल दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि इन बंधकों को रिहा करवाने का काम दूतावास के आयन इंडिया नामक एक सामाजिक संगठन और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि रिहा किए गए नागरिकों की संख्या 35 है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाइव मैच में बवाल, लीड्स टेस्ट के दौरान आपस में भिड़े मोहम्मद सिराज, हैरी ब्रूक। भारत और इंग्लैंडों के बीच लीड्स में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 471 रन का स्कोर खड़ा किया। इस दौरान टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली। उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 465 रन पर सिमट गई है। इंग्लैंड के लिए पहली पारी में ओली पोप ने शतकीय पारी खेली, वही हैरी ब्रूक शतक से चूक गए और 99 के स्कोर पर उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने शिकार बनाया। इस हिसाब से टीम इंडिया को पहली पारी में 6 रन की बढ़त मिली। इस दौरान टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक के बीच आंखों ही आंखों से वार हो गया। इंटेंसिव मूड में संजीदगी के साथ मोहम्मद सिराज कुछ पूछना चाहते हैं और ये देखिए भैया, ये वर्बल डिंग डोंग शुरू हो गई। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।